सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ विवाह में जो देरी होती है। विवाह में देरी होती है, बाधा योग होते हैं। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं वहाँ पे शादी हो नहीं पाती। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विवाह में बाधा कैसे आता है, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के जनमानस में एक ये बहुत बड़ी समस्या है शादी को लेकर के। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन्स आते हैं। उनकी जो एक बड़ी समस्या रहती है वो सबके साथ ये रहती है शादी को लेकर के, कि किसी की शादी ठीक नहीं हो पा रही है, किसी की शादी अगर ठीक हो गई है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का व्यवधान है। लोगों को लगता है कि वो मांगलिक हैं तो उनको नॉन मांगलिक में वो कैसे शादी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल से मैं अभी आप लोगों को बतलाऊंगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो विवाह को लेकर के जो आपके पास जो क्यूरियोसिटी है, जो आप जानना चाहते हैं, जो रियल जानना चाहते हैं, जो रियल ज्योतिष है, जो जिस पर आप यकीन करेंगे और जिसको देख करके ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही होगा, तो वो आप समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को शीघ्र विवाह होने का जो रेमेडी होता है ज्योतिष का, वो भी बतलाऊंगा। तो इसमें हम जानते हैं कि किसी भी समस्या को जानने के लिए हमें उसकी तह में पहुंचना होता है कि आखिर ये जो समस्या है ये किस कारण से हो रही है। तो जन्मकालीन कुंडली में ही सारे राज छुपे होते हैं। मतलब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, जन्मकालीन कुंडली में ही सारे राज छुपे होते हैं। आप उनको कुंडली को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये समस्या होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि मैरिज डिले में क्या क्या चीज़ें ऐसी कंडीशन आती हैं जन्मकालीन कुंडली में जिसकी वजह से आपका मैरिज डिले हो सकता है। पहला, शनि देव अगर आपके 7th हाउस से संबंध बनाते हैं, यानी कि 7th हाउस में बैठें, 7th हाउस पर में दृष्टि दें, और अगर वो शनि वक्री है यानी कि सूर्य से 5 घर दूरी पर है, तो वो मैरिज डिले योग बना देता है। दूसरा, 2nd हाउस और 7th हाउस यानी कि द्वितीय और 7वां, इन दोनों घरों के जो मालिक हैं वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कारक हो गए, मैरिज का जो एक तरीके से लॉर्ड हो गए, वो 2nd हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड। तो अगर 2nd हाउस और 7th हाउस में अगर किसी भी प्रकार से वक्री ग्रहों का प्रभाव है, प्रभाव कैसे होता है? अगर कोई भी वक्री ग्रह कोई भी हो, सूर्य चंद्र को छोड़ के सभी ग्रह वक्री हो सकते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब सूर्य से खास दूरी पर यानी कि 5 घर आगे चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। वक्री होने के बाद उसके जो बल बढ़ जाता है। खास करके शादी में अगर 7वें घर के स्वामी के साथ, 7वें घर पर दूसरे घर के स्वामी के साथ, या दूसरे घर पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो जाए। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका दूसरे घर का लॉर्ड कौन है, 7वें घर का लॉर्ड कौन है, और दोनों घर पर अगर वक्री ग्रह की दृष्टि है या वक्री ग्रह उस घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से मैरिज डिले का तो योग बनाएगा। और मैरिज डिले 2 तरीके से होता है। एक तो वो होता है कि जब आपने सोचा कि आप लगे हुए हैं मैरिज के लिए, आपकी मैरिज हो नहीं पा रही है। दूसरा वो होता है कि आपके मन में ये हो जाता है कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मुझे अभी नहीं करनी। तो ये 2 तरह की बातें होती हैं। जब कोई कुंडली आती है तो मैं लोगों को बतलाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं अभी तो करनी ही नहीं है, 40 साल के हो गए हैं, जिन्हें अभी तो बस कैरियर के पीछे फोकस है जी मेरा। तो क्या होता है, कुंडली में मैरिज डिले योग, प्रतिबंध योग लगा हुआ है, तो उनका मन ही नहीं जाता। तो अगर किसी की भी कुंडली हो, अगर उसमें दूसरे और 7वें घर पे अगर वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से मैरिज तो डिले होगा ही। दूसरी बात, मैरिज डिले होने के लिए मंगल भी प्रभावी होते हैं। अगर मांगलिक योग है, लग्न में 4थे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल शत्रु राशि का है, 10 अंश से 20 अंश पर है, शत्रु के नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से ये मंगल शादी के लिए हार्मफुल होता है। शादी के बाद भी दिक्कत कर सकता है और शादी होने से पहले तो दिक्कत करेगा ही। हालांकि मांगलिक दोष 28-29 साल के बाद प्रभाव जरूर कम हो जाता है, लेकिन केवल
प्रभाव कम होता है। ऐसी बात नहीं है कि दोष पूर्णतया कट जाता है। तब मांगलिक दोष अगर है और मांगलिक दोष वाले के साथ ही अगर विवाह किया जाए और वो मंगल की जो इंटेंसिटी है वो खास एक पैरामीटर होता है जो अभी आप ये छोटे से वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। तो मंगल की जो इंटेंसिटी अगर वर और कन्या दोनों की बराबर हो जाए तो शादी बिल्कुल आराम से होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये चीज़ फिक्स है ऊपर वाले के हाथों में, ये अपने आप हो जाता है और इसके लिए हमें बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो मंगल का मैंने बतलाया, शनि और मंगल यानी कि ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो आपको शादी में विलंब जरूर करवाते हैं। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका दूसरा घर और सातवां घर बैडली अफेक्टेड या वक्री ग्रह से प्रभावित तो नहीं है। तो ये तो हो गया शादी का। दूसरी बात लोगों को ये रहता है कि अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। अरेंज मैरिज अगर लव मैरिज का योग अगर है तो लव मैरिज होगा, अगर वो योग नहीं है तो 90% चांसेस होता है अरेंज होने का। तो मैं लव मैरिज का एक विशेष जो योग होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो बतला देता हूँ। 5th हाउस और 7th हाउस यानी कि पंचमेश और सप्तमेश में अगर किसी भी प्रकार का संबंध है, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश एक जगह बैठे हों, यानी कि 5th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठे हों, 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड एक दूसरे को देखें और मंगल और शुक्र की युति अगर किसी भी भाव में है, खास करके पंचम में और दशम में है, तो जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहीं पर आपको अफेयर होगा और फिर वो शादी हो जाएगी। अगर 7th हाउस और 9th हाउस में भी सेम कंडीशन है, यानी कि 7वें और 9वें घर में भी दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, म्यूचुअल संबंध है, यानी कि सप्तमेश और नवमेश में दृष्टि, मैंने कितनी बार आप लोगों को जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि संबंध जो प्लैनेट्स बनाते हैं तो अगर वो युति यानी कि एक साथ एक राशि में बैठ जाएं, या फिर दोनों के लॉर्ड एक दूसरे को देखें, या फिर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हो, जिसको महायोग कहा जाता है। तो पंचम और सप्तम में अगर किसी भी प्रकार का संबंध है, सप्तम और नवम में भी किसी प्रकार का संबंध है, द्वादश शुक्र है, 12th हाउस का शुक्र है, और शनि अगर 9th हाउस के लॉर्ड पे या तो दृष्टि दे या फिर शनि 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ हो, तो ये अगर सारी चीज़ें आती हैं तो ये एक लव मैरिज का योग बनाता है। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि 5वें और 7वें की क्या स्थिति है, 7वें और 9वें की क्या स्थिति है। शनि सैटर्न आपके 9th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है या नहीं देख रहा, सैटर्न आपके 9th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं बैठा तो नहीं है। 12th हाउस का शुक्र धनाढ़ बनाता है, बहुत अमीर बनाता है, लेकिन साथ ही साथ लव मैरिज या अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज का भी योग बना देता है। तो ये दो बातें हो गई कि अरेंज मैरिज का। अब आता है कभी कभी कि अरेंज मैरिज में कब ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आपके घर वाले आपका साथ नहीं देंगे। हर एक चीज़ की कंडीशन है। तो अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में केतु है किसी तरीके से, तो ये परिवार को विग्रह कर देता है। शादी के बाद बहुत बुरी तरीके से होता है, स्थिति खराब हो जाती है, शादी में आपका कोई साथ नहीं देगा। दूसरा ये भी होता है कि अगर शनि और मंगल सप्तमेश या नवमेश या पंचमेश हों और आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो भी होता है। यानी कि अगर क्रूर ग्रहों से अगर लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो वो आपकी शादी में अनावश्यक समस्या तो पैदा करेंगे ही। तो ये हो गया। अब ये लव मैरिज का भी मैंने बतलाया। अरे बस बिल्कुल ये जो मैंने बतलाया है ये बिल्कुल 200% यानी कि कुंडली देखते के साथ पता चल जाता है कि क्या होगा। तो ये आप अपने बारे में निश्चित रूप से आप जान सकते हैं। आप किसी अपने घर के लोगों की कुंडली देखकर भी चेक कर सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी नहीं है, टेलीपैथी नहीं है, किसी भी प्रकार की वो बातें नहीं है जो जनमानस में चलती है कि कुछ भी हम बोल देंगे। बिल्कुल मैथमेटिक एनालिसिस के तहत ये चीज़ अगर है। अब दूसरी बात आती है कि आपकी शादी कब होगी, ये भी बतला देता हूँ। बहुत मतलब ज्योतिष का जो नियम है, अगर हालांकि जितना स्टडी करें, कितना भी स्टडी करें, तो लगता है समुंदर का एक चम्मच ही आ पाया, क्योंकि ज्योतिष ऐसा शास्त्र है कि जिसका कोई मतलब वो है ही नहीं, जिसका मतलब आप उसकी तह में जा ही नहीं सकते। अथाह है जीवन, एक जीवन कहा जाता है कि कम पड़ता है इसकी स्टडी के लिए।
तो लेकिन अगर जो सूत्र अगर जितने हैं उतने पर ही सारी चीज़ें निकल जाती है, केवल लग्न कुंडली पर सब कुछ निकल जाता है अगर आप स्टडी करते हैं। मैं भी जैसे कि केवल बर्थ डिटेल लेता हूँ, आज तक मैंने कभी किसी से कोई प्रॉब्लम उसकी पूछी नहीं। केवल बर्थ डिटेल, या अगर कोई प्रॉब्लम बतलाने लगता है तो उसको हम मना कर देते हैं कि भैया केवल बर्थ डिटेल चाहिए मुझको। तो क्या होता है, जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये मेरा बिल्कुल अपना, कहते हैं ना कि जो भी एक तरीके से पूरा जो मैंने शोध किया है वो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों के जो शोध थे वो बाद में बहुत पहुँच नहीं पाए। मैथमेटिक बहुत सारी विद्याएँ थी, ज्योतिष में भी बहुत सारी ऐसी विद्याएँ थी जो बिल्कुल एग्जैक्ट बतला दिया जाता था। तो वो सारी विद्याएं धीरे धीरे क्या हुआ, जिनके पास थी उन्हीं के पास रह गई और उन्होंने आगे डिलीवर नहीं किया। तो लेकिन ये जो मैं बतला रहा हूँ मैथमेटिक्स का जो खेला है, इसमें सारा अंक गणित है, सारा गणित है, सारे योग हैं, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होता है, शादी आपकी कब होगी ये भी आप जान लें। शादी कब होगी, या 5 साल के बच्चे का अगर वो शादी का टाइम आ गया तो उसकी शादी नहीं होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें कि शादी कब होगी, जब उसकी उम्र आएगी। यानी कि अगर कहा जाता है कि द्वितीय से सप्तम इसकी दशा आ गई, या 5 साल की उम्र में आ गई तो नहीं होगी। तो जब शादी की उम्र आ गई और उस समय में अगर 2nd हाउस 7th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा आ गई, अंतर दशा आ गई, 2nd हाउस और 7th हाउस के साथ जो युति या दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं उनकी दशा आ गई, 9th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ जो बैठा हुआ है उसकी दशा आ गई, या फिर गोचर में बृहस्पति या शुक्र आपके 7th हाउस में आ गए। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है और उसकी शादी की उम्र भी होनी चाहिए, तो उस समय में अगर बहुत ही ज़्यादा विवाह प्रतिबंध योग अगर नहीं है तो शादी हो जाती है। अब मैं एक चर्चा आपको कर देता हूँ विवाह प्रतिबंध योग का। ये तो मैंने डिले बतलाया। विवाह प्रतिबंध योग में क्या होता है, अगर शुक्र जो होता है वो विवाह का कारक होता है पुरुषों में, तो शुक्र अगर सूर्य से, चंद्र से, शनि से अगर युति या दृष्टि से अगर अफेक्टेड हो जाए और 7th हाउस पाप कर्तरी में आ जाए, आगे भी पापी ग्रह पीछे भी पापी ग्रह, और खास करके शुक्र जो है वो अगर बहुत बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड है तो वो प्रतिबंध योग लगा देता है। प्रतिबंध योग लग जाने का मतलब ये हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, काफ़ी बड़ी समस्या आएगी। आप उसको फिर हालांकि हर चीज़ का निराकरण होता है अगर आप जम के किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है। आपकी कुंडली में अगर इनके योग नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से मेहनत कर दी, आप उसके पीछे पड़ गए, ज्योतिषीय उपाय किए, अपनी मेहनत की, तो निश्चित रूप से सफलता तो मिल जाती है। अब इसका उपाय क्या क्या है, तो पहला उपाय है, अगर आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मांगलिक दोष बनाया हुआ है, तो आपको 2 उपाय करने हैं। मंगलवार के दिन आपको बताशे बहते पानी में आपको बहा देना है। दूसरा उपाय करना है कि नारियल पूजा वाला लेकर के मंगलवार के दिन आपको बहते पानी में प्रवाहित कर देना है और हाथ प्रणाम कर लेना है। उसके बाद ये तो हो गया मंगल का। अगर चंद्रमा की वजह से या फिर शुक्र की वजह से या और किसी भी प्लेनेट, नॉर्मल आपको समझ लीजिए कि मैरिज में डिले हो रहा है, 11 सोमवार तक आपको भोले बाबा को 11 बेलपत्र चढ़ा देना है और बोलना है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन अगर आती है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपको क्या है, कुंडली दिखानी है। कुंडली दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है। स्टोन वैसे नहीं पहनना चाहिए कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। ये नहीं कि हमने अपने मन से पहन लिया। तो क्या होता है ना कि अगर आपने पहन लिया, हो सकता है उसके दुश्मन ग्रह की आपकी दशा भी चल रही है, तो भले ही बाद में फ़ायदा देगा, अभी नुकसान कर देगा, या फिर अगर अभी फ़ायदा कर देगा, वो लंबे समय तक आपने पहना तो बाद में उसका नुकसान हो सकता है। तो स्टोन के लिए क्या होता है, जैसे दवाई होता है उसी तरीके से, हाँ, हमेशा स्टोन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पहनना चाहिए या 2 पहनना चाहिए। अधिक स्टोन मुझे नहीं लगता कि पहनना चाहिए। जो आपके प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, उसी का रत्न धारण करना चाहिए। तो इस तरीके से ये इस वीडियो का अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और थोड़ा सा मतलब होता है ना कि पॉजिटिव वे में अगर इसको देखें और थोड़ा सा समझें, तो मैरिज को लेकर के सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।